नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। उम्मीद और आशा दोनों करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी और हम भी आज़ादी की तरफ आगे अग्रसर हैं, आज़ादी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम 72वां गणतंत्र दिवस इस बार हमने मनाने का काम किया है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये बात है कि हम आज़ाद किस तरह से हुए थे। आखिरकार आज़ादी की वह कौन सी लड़ाई थी जो हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ी थी। क्या महात्मा गांधी जी का रोल रहा था, क्या यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का रोल रहा था, और अंग्रेजों के बढ़ते दुराचारों को देखते हुए भारत के क्रांतिकारियों ने किस तरह से उनसे लड़ाई लड़के भारत को स्वतंत्र कराने का काम किया था। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसी समय आजादी की लड़ाई लड़ते समय भारत के अंदर कुछ ऐसे गुटबाजी हो जाया करती थी जिसके लिए भारत को बहुत ज्यादा अशांति का सामना करना पड़ता था। भारत में एक वर्ग हुआ करता था जो आप सभी जानते हैं गरम दल के रूप में काम करता था, एक वर्ग हुआ करता था जो नरम दल के रूप में काम किया करता था। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत की विचारधारा दो तरह की विचारधारा हो जाया करती थी। एक विचारधारा ऐसी हुआ करती थी जो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर भगाना चाहती थी, जबकि दूसरी विचारधारा जो भगवान पर भरोसा रखती थी कि अगर अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं तो भगवान अंग्रेजों के साथ गलत करेगा। और उनका मानना यह था कि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं बातें करके बीच का रास्ता निकालकर समझौता करके अंग्रेजों को भारत से छोड़ने का अगर यहां पर न्योता दिया जाए तो वह ज्यादा कारगर सिद्ध रहेगा। उसी क्रम में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी हो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, ये दो इस समय के अगर हम जहां तक अभी पढ़ चुके हैं, दो एक ऐसे विचारधारा के लोग आमने सामने हो गए हैं। जब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1938-39 के अंदर जब महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उनके सामने महात्मा गांधी जी अपने ही किसी ऐसे प्रतिनिधि को खड़ा कर देते हैं जो कि बाद में सुभाष चंद्र बोस के सामने हार जाता है। और बाद में सुभाष चंद्र बोस जब आहत होते हैं इस चीज से गांधी जी के कहने पर, तब कई बार सुभाष चंद्र बोस परेशान होकर यहां से कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे देते हैं। 1939 में जब कांग्रेस के पद से इस्तीफा दिया गया है, इस्तीफा देने के बाद अगले प्रेसिडेंट जो बने हैं, अगले यहां पर अध्यक्ष जो बने हैं कांग्रेस के, वो यहां पर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और अब अंग्रेजों से लड़ने का अपना तरीका स्वयं बनाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी में जाने के बाद वो हिटलर से मुलाकात करते हैं और हिटलर से मुलाकात करने के साथ ही उसी समय दुनिया के अंदर अंग्रेज एक ऐसी समस्या में उलझ चुके हैं जो बड़ी ही यहां पर दुर्लभ थी। यानी कि उसी समय 1939 में शुरू हो चुका था दूसरा विश्व युद्ध, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक शुरू हो चुका था। और दूसरे वर्ल्ड वार में जब हम दूसरे विश्व युद्ध को पढ़ेंगे, अब इस समय आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से चीजों को साकार करने की कोशिश भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा की जा रही है, उसी चीज पर हम आज थोड़ा सा विश्लेषण करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जो भारत के अंदर आजादी की लड़ाई में बड़ी अहम रही थी, और इस पर्सनैलिटी का नाम होगा सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस नाम के व्यक्ति जो भारत के अंदर जो भगत सिंह के प्रशंसक माने जाते थे, भगत सिंह की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति माने जाते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस खुद इस बात को कहते थे कि कहीं ना कहीं आप इंकलाब जिंदाबाद कहें या भगत सिंह कहें, दोनों का मतलब एक ही है। इंकलाब जिंदाबाद भी क्रांति और भगत सिंह का नाम भी क्रांति। लेट तो नहीं हो रहे, भगत सिंह का नाम भी क्रांति, यानी दोनों ही चीजों का मतलब क्रांतिकारी है। और अगर दोनों ही चीजों का मतलब अगर क्रांति है तो भगत सिंह कह सकते हैं या फिर आप इंकलाब जिंदाबाद कह सकते हैं। जबकि सुभाष चंद्र बोस के अलावा अगर दूसरी तरफ महात्मा गांधी की परिकल्पना करना चाहूं तो महात्मा गांधी का मानना यह था कि अंग्रेज जो इसमें भारत में रहने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के सामने एक ऐसी दुर्लभ स्थिति आ गई है जब अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में संलग्न हो चुके हैं। और अगर दूसरे विश्व युद्ध में अगर अंग्रेज संलग्न हो चुके हैं तो हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, ना कि इस समय अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर बाहर भगाना चाहिए। यानी कि दोनों ही विचारधारा अलग अलग हो चुकी हैं, और जब दोनों विचारधारा अलग अलग हो चुकी हैं तो अब सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से आजादी की लड़ाई को लड़ेंगे और महात्मा गांधी जी अपने तरीके से आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बाद में गांधी जी भी इस बात को समझेंगे और गांधी जी भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का ही काम करेंगे जब वो भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का काम करेंगे। प्यार दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं और जर्मनी के अंदर, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं जर्मनी और ब्रिटेन दो ऐसी चीजें हुआ करती थी, ऐसे देश हुआ करते थे जो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति पर चलने का काम करते थे। क्योंकि आपको मैं अभी तक सारी चीज बता चुका हूं कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं जब अमेरिका के अंदर से खदेड़ कर भगाया गया था, उस समय ब्रिटेन का साम्राज्यवादी नीति ही उस पर उल्टी पड़ी थी। क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने अपना एरिया बहुत विस्तार करना चाहा, लेकिन उस पर साम्राज्य पर शासन करने की सही रणनीति ब्रिटेन
ब्रिटेन बना नहीं पाया था, तब जर्मनी जो उसका पड़ोसी देश था, जर्मनी ने सोचा कि हम भी अपने साम्राज्य को विस्तार करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध में, हालांकि ये टॉपिक मैं आपको विश्व युद्ध के समय में पढ़ाऊंगा, आखिरकार वर्ल्ड वार हुआ क्यों था। ब्रिटेन के सामने जर्मनी, और जर्मनी का एक ऐसा व्यक्ति जो तानाशाह हिटलर के नाम से जाना जाता है, ये हिटलर वही हिटलर होता है जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक गोली ना चलने की वजह से दूसरा वर्ल्ड वार हो गया। यानी कि यही हिटलर किसी समय में जर्मनी की सेना में हुआ करता था, और अगर इस हिटलर को उस समय गोली मार दिया थी तो शायद दूसरा वर्ल्ड वार होता ही नहीं। यह नेतृत्व करने का काम कर रहा था। और सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने का काम करते हैं, इसकी एक किताब है हिटलर की, जिसे आप यहां पर माई कैंप मेरा संघर्ष के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी गए हैं, जर्मनी जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस को एक उपाधि देने का काम किया जाएगा, और सुभाष चंद्र बोस को दी जाने वाली उपाधि कौन सी होगी? नेताजी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने दिया, यानी टाइटल नेताजी का सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया? आप कहेंगे नेताजी का टाइटल सुभाष चंद्र बोस को यहां यानी कि हिटलर के द्वारा दिया गया। आगे ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस जो आजादी की लड़ाई को अपनी तरह से लड़ने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, और जो आजादी की लड़ाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लड़ी जाएगी उसमें कई संगठनों का निर्माण करने का काम सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना की, जो उन्होंने जर्मनी के अंदर ही की, यानी फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना जर्मनी के अंदर की गई। और सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडियन लीजन आर्मी का गठन किया, जो कि यह भी जर्मनी के अंदर किया। यानी दो बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, जो कि जर्मनी के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर दो संगठन बनाने का काम किया है। दोनों के दोनों आपसे परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर आप जाने कि 1940 के समय की थोड़ी सी बात करें, तो 1940 के समय में जो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों की सहायता के लिए छोटे मोटे व्यक्ति, भारत के व्यक्ति भी इन अंग्रेजों का दूसरे वर्ल्ड वार में साथ देने का काम कर रहे थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में अगर आप देखें, भारत में अगर आप दक्षिण में जाएंगे, अंडमान निकोबार के अगर आप प्रशांत महासागर में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको जापान जैसा देश समझ में आ जाएगा। और जापान अगर आप मैप पर देखेंगे, जो बड़ा समृद्ध देश होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी बड़ी ही यहां पर समृद्ध होती है, ऐसा ही देश यह जापान, जिसने प्रमुख रूप से यहां पर एक व्यक्ति हुए हैं मोहन सिंह। क्या नाम है? मोहन सिंह। यहां पर मोहन सिंह नाम के व्यक्ति जब जापानी व्यक्तियों से लड़ने का काम कर रहे हैं अंग्रेजों की तरफ से, तो अंग्रेजों से मोहन सिंह हार जाते हैं। मोहन सिंह के हार जाने पर जापानी व्यक्तियों ने, जिसमें फ्यूजीहारा आदि प्रमुख रहे थे, जापानी व्यक्तियों ने मोहन सिंह से कहा कि आप अंग्रेजों की तरफ से हमसे क्यों लड़ना चाह रहे हो? अगर लड़ने का इतना ही शौक है तो क्यों ना आप भारत में इन अंग्रेजों से लड़े, जो जिन्होंने आपको गुलाम बनाकर रखा है। मोहन सिंह को थोड़ा सा समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं बात तो सही है, और मोहन सिंह ने जापान के अंदर ही एक लीग का स्थापना की, जो कि यहां पर INA के नाम से जानी गई। इसे आप इंडियन नेशनल आर्मी भी कह सकते हैं, इसे आप इंडिया इंडिपेंडेंस लीग भी कह सकते हैं, इसे आप आजाद हिंद फौज भी कह सकते हैं। सभी के संस्थापक कौन हैं? मोहन सिंह रहने वाले हैं। बाद में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष बनने का काम करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि INA की स्थापना, या फिर कहा जाए कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, या कहा जाए आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई, आप कहेंगे 1940 में इसकी स्थापना होने का काम किया गया। अगर आगे बात करें, जब ये INA की स्थापना मोहन सिंह ने की, तो इनकी दो लोगों ने सहायता की। ध्यान रखेंगे, इसके लिए मोहन सिंह की जापानी व्यक्ति जिसका नाम था फ्यूजीहारा और प्रीतम सिंह ने मदद की। यह प्रश्न बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न बन जाता है कि जब आजाद हिंद फौज की या INA की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई, उस समय इनकी मदद किसने की? तो एक जापानी व्यक्ति था जिसका नाम था फ्यूजीहारा। फ्यूजीहारा ने INA की स्थापना के समय में मोहन सिंह का साथ दिया। दूसरे व्यक्ति थे प्रीतम सिंह, और प्रीतम सिंह का साथ भी यहां पर, यानी कि प्रीतम सिंह ने भी यहां पर मोहन सिंह का साथ दिया। तो तीन लोगों ने मिलकर एक INA नाम का पार्टी, INA के नाम का एक संगठन बनाया, जो बाद में सेना के तौर पर आगे आई। और इसी के अध्यक्ष प्रमुख रूप से आगे चल के कौन बनेंगे? इसी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। और हमें ध्यान रखना होगा, 1943 में बात करें, 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसी INA के यहां पर अध्यक्ष बनेंगे। और INA के अध्यक्ष बनने से पहले 1942 में रास बिहारी बोस INA के अध्यक्ष बनेंगे। तो दरअसल मोहन सिंह ने यहां पर इसकी स्थापना की है। 1942 में रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष बने हैं। 1943 में सुभाष चंद्र बोस INA के अध्यक्ष बने हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा आपस में कहीं ना कहीं अलग अलग हुआ करती थी। आजादी के लिए लड़ने के लिए दोनों के तरीके अलग अलग हुआ करते थे। तब सुभाष चंद्र बोस 1943 में जैसे ही यहां पर
आईएनए के अध्यक्ष बने। आईएनए के अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इस आईएनए को 4 बटालियनों में बांट दिया। 4 बटालियन का नाम, पहली बटालियन का नाम रखा जो महात्मा गांधी जी के नाम पर ही रखा गया, एक नाम रखा गया महात्मा गांधी बटालियन। दूसरी बटालियन का नाम रखा गया जवाहरलाल नेहरू बटालियन। दरअसल ये आईएनए को 4 बटालियन में बांटने का काम किया जा रहा है और एक बटालियन इसमें सुभाष चंद्र बोस ने अपने नाम पर बनाई और एक बटालियन जिसमें महिलाओं को एकत्रित करने का काम किया गया, जिस बटालियन का नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। अब आपको अच्छी तरह से एक बात समझ में आ रही होगी, आखिरकार महात्मा गांधी बटालियन अगर सुभाष चंद्र बोस ने बनाई है, इस बात का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी यहां पर अहिंसा ना करने के औचित्य में माने जाते थे, हिंसा ना करने की तरफ अग्रसर रहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी के पास पर ही एक सिक्का फेंकने की कोशिश की है और एक बटालियन बनाई है जिसका नाम रखा महात्मा गांधी बटालियन। अब महात्मा गांधी बटालियन के सदस्य जो भी होंगे, ये जितने भी अंग्रेजों को मारने का काम करेंगे, सारे के सारे अंग्रेजों का खात्मा करने के बाद किसके खाते में जुड़ेगा, महात्मा गांधी के खाते में। यानी कि अगर आज महात्मा गांधी बटालियन ने 10 अंग्रेजों को मारा तो लिखा जाएगा कि महात्मा गांधी बटालियन ने 10 अंग्रेजों को मारा। किसके खाते में गई मर्डर, यहां पर महात्मा गांधी के नाम पर गए। यानी महात्मा गांधी के नाम से बनाने का मतलब सिर्फ इतना था कि महात्मा गांधी को भी यह दिखाना चाहते थे कि मैं तुम्हारे प्रति उदारवादी हूं। उदारवादी होने के साथ साथ महात्मा गांधी भी अंग्रेजों को खदेड़कर भारत से भगाना चाहते थे। इसी बात का एक संदेश यह देना चाहते थे। अगर हम प्यारे दोस्तों बात करें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई बटालियन के बारे में, तो ये ऐसी बटालियन बनाई गई थी जिनका उद्देश्य यह था कि आईएनए पर नजर अंग्रेजों की बहुत अच्छी तरह से पड़ चुकी थी, क्योंकि पहली बात तो भारत का कोई ऐसा व्यक्ति जो जर्मन में हिटलर से जाकर हाथ मिला रहा है, तो अंग्रेज भी जानते थे कि अगर भारत पर हम शासन कर रहे हैं और हमारा दुश्मन अगर जर्मनी है और जर्मनी के हिटलर से अगर सुभाष चंद्र बोस जैसी पर्सनैलिटी हाथ मिलाने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से हमें संभल कर रहना होगा। और जब आईएनए की स्थापना की गई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया, तो अंग्रेजों की नजर भी इस आईएनए पर पड़ चुकी थी। अब भारतीय व्यक्तियों को भी दिख रहा था कि आईएनए कुछ करेगा, जबकि भारत में जो अंग्रेजों का माहौल था, इस अंग्रेजों के माहौल के बाद जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराना चाहते हैं, लड़ाई लड़कर, युद्ध लड़कर। और इन्होंने जापान, जर्मनी के अंदर बहुत सारी ऐसी सेनाएं बनाई जो कि भारत पर आक्रमण करके भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम करेंगे। और इसके स्वयं को जर्मनी ने, जापान ने और इसके अलावा चाइना ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस को भी माना, क्योंकि बहुत बड़ी सेनाओं का गठन यह सुभाष चंद्र बोस कर चुके थे। आगे ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस यहां से कुछ नारे देने शुरू किए हैं, जो कुछ स्लोगन देने शुरू किए हैं, जिसमें से पहला था जय हिंद। जय हिंद का नारा दरअसल सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से देने का काम किया है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से देने का काम किया है। और ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बच्चों वाले नारे होते हैं, बच्चे वाले यहां स्लोगन होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यह कौन सा स्लोगन कहां से सुभाष चंद्र बोस ने बोला है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सिंगापुर से इस स्लोगन को सुभाष चंद्र बोस ने कहने का काम किया है। जापानी व्यक्तियों ने जब भारत के अंदर जब जापानी व्यक्तियों ने देखा कि कहीं ना कहीं मोहन सिंह आईएनए की स्थापना कर चुके हैं उनके कहने पर, और फुजीवारा जैसे व्यक्ति मोहन सिंह की मदद भी कर रहे हैं, तब जापानी व्यक्तियों ने अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का उद्देश्य बनाया। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखने का यहां पर प्रलोभन दिया, जबकि निकोबार का स्वराज द्वीप नाम रखने का काम किया। यह प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार का नाम स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखने का काम किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने इन दोनों के दोनों द्वीप समूहों का नाम स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप रखने का काम किया। 1945 में, जैसा कि मैं बार बार कह रहा था कि ये आईएनए जो हुआ करती थी, इस पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों की पूरी तरह से नजर थी। 1945 में आईएनए पर होता है मुकदमा, और ये मुकदमा होने का सीधा सीधा मतलब था कि जब आईएनए पर मुकदमा होना है तो सुभाष चंद्र बोस का यहां पर सामना आना, और सुभाष चंद्र बोस के अलावा भी इन पर जो मुकदमा हुआ है, जो इसके सदस्य हुआ करते थे आईएनए के, लाल किले के अंदर, दिल्ली के लाल किले के अंदर इन सभी लोगों को एकत्रित किया गया। और इसके वकील का नाम एक बार यूपीएससी ने पूछा है। सीधा प्रश्न बनता है कि जब आईएनए पर मुकदमा हुआ उस समय आईएनए की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले एडवोकेट कौन थे, वकील कौन थे? नाम तो जरूर इनका
अजीब सा होता है, भूला भाई, लेकिन ये कभी भूलते नहीं थे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। 1945 वह समय था जब आईएनए पर मुकदमा होता है और दिल्ली के लाल किले पर इन पर सुनवाई होने का काम करता है। जो आईएनए के यहां पर अपराधी थे अंग्रेजों की नजर में, और उसमें से प्रमुख थे गुरुबख्श सिंह, पीके सहगल और शहनवाज खान। ये तीन व्यक्ति आईएनए के सदस्य हुआ करते थे और इन तीनों के तीनों व्यक्तियों पर लाल किले के अंदर बैठाकर मुकदमा चलाया गया। जब मुकदमा चलाया गया तो आईएनए की तरफ से जो पैरवी करने का काम कर रहे थे, इस वकील का नाम ध्यान रखिएगा, इस वकील का नाम था, जो आईएनए की तरफ से वकील थे, भूला भाई देसाई। ये कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, आगे अगर पूछा जाएगा तो आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया है। दरअसल यह भी अंग्रेजों के खिलाफ किया जाने वाला एक विद्रोह था। रॉयल इंडियन नेवी कब हुआ यह विद्रोह, ध्यान रखेंगे 1946 के अंतर्गत हुआ। हालांकि माना यह जाता है कि इस विद्रोह में वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि यहां पर इनकी मदद करने का काम करते हैं। यानी रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 1946 में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, जिसमें साथ किसने दिया था रॉयल इंडियन नेवी का, वल्लभ भाई पटेल ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों यानी कि रॉयल इंडियन नेवी का साथ देने का काम किया था। सुभाष चंद्र बोस को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां पर एक टाइटल दिया गया है जिस नाम को आप क्या कहेंगे, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा जाता है। आएगा यहां पर सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहा गया वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और देश नायक कहने का मतलब है कि सुभाष चंद्र बोस को ये टाइटल किसने दिया है देश नायक का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। इसी समय 1939 से 1945 तक भारत के अंदर जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, अभी तक तो सुभाष चंद्र बोस अपना कार्यक्रम कर रहे थे। अब जरा एक बार हम देखते हैं कि आखिरकार भारत में उसी समय में कांग्रेस क्या कर रही है, और कांग्रेस के कार्यों को जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैं इसको अगली वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, क्योंकि यहां से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे आगे बढ़ने का मतलब है कि आपको बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अपना काम करना शुरू किया है, जबकि इस समय कांग्रेस के क्या कार्य हैं, महात्मा गांधी इस लड़ाई को किस तरह से लड़ रहे हैं, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, बने रहिएगा मेरे साथ। चलते हैं आगे, क्या किया कांग्रेस ने और क्या किया महात्मा गांधी ने।